नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने ईश्वरों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्र का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अपने अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग गोचर से फलादेश कैसे करें, भाग 5, यानी कि इससे भी पहले 4 कक्षाएं हो चुकी है और भी आने वाले समयों में गोचर पर आधारित कक्षा अभी और बाकी है, इसको होता रहेगा। कल की कक्षा में हम लोगों ने गोचर से दिन दशा कैसे देखें उस पर चर्चा हुई थी, लेकिन वह कल की कक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत से सदस्यों के मन में संतुष्टि नहीं मिला था। उस कक्षा को हम लोग पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं, मेष लग्न को आधार मानकर, यानी कि मेष राशि के कुंडली के लिए हम लोग आधार मान लेते हैं। यदि किसी सदस्य अभी कक्षा में उपस्थित हैं, उनका चंद्रमा यदि मेष राशि में हो, कृपया कोई एक सदस्य अपनी बात को बोले। कोई सदस्य ऐसा है जिनके लग्न कुंडली में चंद्रमा मेष राशि के हों? ऐसे कोई सदस्य नहीं है? नहीं गुरुजी। चलिए, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। घर में है, बेटे की कुंडली में। कितने वर्ष की आयु है उसकी? 40 की हो गई। हाँ तो ठीक है, वयस्क है ना जी, होगी। ठीक। तो हम लोगों ने कल की कक्षा में जो पढ़ा था कि जब भी सूर्य की संक्रांति होती है उस राशि में, उस राशि से लगभग 20 दिन तक सूर्य की दशा लगभग 20 अंशों तक, 20 दिन मान लेते हैं। फिर उसके बाद में चंद्रमा की दशा, उसके बाद 50 दिनों तक, फिर उसके बाद में चंद्रमा के बाद में मंगल की दशा, उसके बाद में लगभग 28 दिनों तक, फिर उसके बाद में बुध की दशा लगभग 56-57 दिनों तक, अंशात्मक मान के आधार पर 56 डिग्री तक। फिर उसके बाद में शनि की दशा 36 अंश या 36 दिन या सूर्य के अंशात्मक मान से। विशेष के लिए आप कल की कक्षा की वीडियो देख सकते हैं, वहां से पूरी बात समझ में आ सकती है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की जो दशा चलता है वह 58 अंशों तक, यानी कि लगभग 59 दिन। अब इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति के बाद में राहु की दशाएं जो चलती है वह 42 दिन, राहु केतु दोनों का मिश्रण या राहु ही समझ लीजिए जैसे भी, तो यह 42 दिन। और अंत में शुक्र की दशा जो चलती है वह सबसे अधिक दिन 70 दिनों की होती है। इसको 72 दिन मान सकते हैं, 70 अंश यानी कि लगभग 72 दिन तक क्या हो। अब यदि मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की नहीं, मेष राशि की, वैसे भी जब गोचर देखते हैं तो चंद्र राशि से ज्यादा देखते हैं। तो जब चंद्र राशि से अगर हम देखते हैं और मेष राशि की यदि किसी कुंडली है, तो मेष संक्रांति कब होती है, किस महीने में होती है? मकर संक्रांति जो होता है वह 14 जनवरी के आसपास में, 13-14 जनवरी तक होता है, 15 जनवरी तक, यही ना होता है जी? तो गुरु जी इसमें लगन तो नहीं लेना ना, मतलब राशि लेनी है बस, खाली ना राशि लेनी है कि चंद्रमा जन्म के समय में किस राशि में है। हालांकि पुस्तकों में यह भी वर्णित है कि चंद्रमा भी नहीं, लग्न भी नहीं, दोनों में जो बलवान हो उसे लेना चाहिए। दोनों में जो बलवान हो अच्छा उसे लेना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो चंद्रमा से भी, फिर लग्न से मत लीजिए। कुछ प्रश्नों में लग्न से भी लिए जाते हैं, तो हम लोग आने वाली कक्षाओं में कब लग्न से ले कब चंद्रमा से ले इस पर भी चर्चा होगा। यानी कि मकर संक्रांति जो होता है वह 14 जनवरी को, उसके बाद में मकर के बाद में कुंभ 14 फरवरी लिख लेते हैं ना, 14 मार्च से होएगा ना, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। मकर संक्रांति जब 14 जनवरी को होगा, 14 जनवरी से 14 फरवरी ले लेंगे मकर। हाँ, राउंड फिगर में ले लेते हैं हम लोग अध्ययन के लिए विशेष को। अगर कुंभ अब मीन की बात करें तो 14 अप्रैल। हाँ जी जी। नहीं, जनवरी फरवरी अप्रैल थोड़े होगा, 14 मार्च से अप्रैल। 14 मार्च 14 मार्च
अब इसके बाद में जब मेष की संक्रांति होगी तो 14 या 13 या 15 यही हो, जो भी हो, एक रोज दो रोज आगे पीछे हो सकता है। हम लोग एक डेट पर चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग 14 तारीख को आधार मानकर। तो मेष संक्रांति कब होती है, मेष राशि में चंद्रमा कब आते हैं, सूर्यदेव कब आते हैं, तो 14 अप्रैल को आते हैं। 14 अप्रैल। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। जी गुरुदेव। अब मेष राशि की अभी वर्तमान में किस ग्रह की दिन दशा चल रही है, इसको हम लोग कम से कम एक राशि के लिए तो विस्तृत रूप से चर्चा होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद में आप लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राशियों पर इन सूत्रों को लगाएंगे। तो यहां पर देखा जाए, हम अभी इसको भी मिटा रहे हैं, आप लोगों को तो कल भी नोट किए थे। तो जहां तक हम लोगों ने चर्चा किया चंद्रमा यहाँ, तो 14 अप्रैल से 5 मई तक, 14 अप्रैल से यानी कि 14/4 से लेकर 5 मई तक सूर्य की दशा चली, दिन दशा। उसके बाद में 5 मई से 26 जून तक, 26 जून यानी कि 6 तक चंद्रमा की दशा चली। अब इसके बाद में 28 दिन जो है मंगल की दशा चली, 25 जून से, मैंने चल रही है 25 जून से। नहीं नहीं, यहाँ 6 जून हो गया ना, यहाँ कितना लिखे हैं, 26/6 लिखे हैं। तो 26 जून तक। उसके बाद में जो मंगल की दशा चल रही है, यह 27 तारीख से 27/6 से यह जो मंगल की दशा चलेगी, 28-29 दिन चलेगा, 25-26 जुलाई तक। अभी यह जो दशा किसकी चल रही है, दिन दशा किसकी चल रही है अभी, सूर्य। अब यहाँ पर देखा जाए कि मंगल देव गोचर में कहाँ है, मेष राशि से। चंद्रमा यहाँ पर अगर लग्न कुंडली का मेष राशि यहाँ पर हो गया, तो गोचर में मंगल देव कहाँ है, चंद्रमा से कहाँ है, पंचम है गुरु जी। 5वें में है, एवं अपने मित्र राशि में है, अपने मित्र राशि, राशि। अपने मित्र राशि में भी है। तो शुभ भाव शुभ स्थिति हुआ या नहीं हुआ, जी यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि वह लग्न कुंडली के 8वें भाव में है। यह तो हम लोगों ने चंद्रमा को आधार लिया ना। जी तो जब हम लोगों ने चंद्रमा को आधार लिया है, तो चंद्रमा से 5वें भाव, तो 5वां भाव बुद्धि का भी होता है। मंगल की दशाएं चोट मचोड़ देता है, मंगल की दशा चोट दुर्घटना भी देता है। शायद हमारी बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मंगल देव चोट के कारक हैं कि नहीं, दुर्घटना के कारक हैं या नहीं है मंगल देव, दुर्घटना जी। अब यहाँ पर देखा जाए मंगल का भेद कहाँ से होता है, तो मंगल यदि 5वें भाव में हो, मंगल यदि 5वें भाव में हो, मंगल 9वें भाव में हो, या मंगल 12वें भाव में हो, या चंद्रमा से 5वें मंगल का गोचर शुभ होता है या अशुभ होता है, अशुभ, तो अशुभ होता है। चंद्रमा से 5वें मंगल का गोचर अशुभ होता है। जी
फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 621 पर यह बातें वर्णित है। जब गोचर की क्लास शुरू हुई थी तो वहां पे हमने समूह में शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। देखा था आप लोगों ने कि नहीं देखा था? देखना चाहिए। हम कोई भी वैसी विषय वस्तु समूह में शेयर नहीं करते जो आवश्यक न हो, इसलिए मेरे द्वारा शेयर किए गए विषय वस्तु को अवश्य देखें कि क्या है। यदि वह आवश्यक है तो उसकी जरूर बनाए। तो मंगल, जब गोचर, हम मंगल की बात चल रही है अभी, पंचम भाव में मंगल की दशा भी चल रही है, जातक का मंगल का 3 दशा भी है और चंद्रमा से 5वें मंगल है। तो मंगल किस किस भाव में शुभ फल देते हैं? तो मंगल चंद्रमा से 3रे भाव में शुभ फल देते हैं, मंगल चंद्रमा से 6ठे भाव में शुभ फल देते हैं, मंगल चंद्रमा से 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। बस 3रे, 6ठे एवं 11वें में ही शुभ फल देते हैं। अन्य चंद्रमा से अन्य सभी भावों में एक गोचर में अशुभ फल देते हैं। जैसा कि फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 621 में वर्णित। अब यहाँ पर पंचम भाव में है, तो जब पंचम भाव में गोचर कर रहे हों तो फिर यह देखना चाहिए कि वेद मंगल का हम लोगों ने याद किया है 11वां भाव, न, किस मंगल शनि राहु एवं केतु, मंगल शनि राहु एवं केतु 3रे, 6ठे, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, अन्य सभी भावों में अशुभ फल देते हैं। परंतु मंगल शनि राहु एवं केतु जब चंद्रमा से 5वें, 9वें या 12वें भाव में गोचर करते हैं तो इनका परिहार भी होता है। गोचर से ही किसको वाम वेद कहते हैं। तो जब चंद्रमा से पंचम भाव में जब मंगल का गोचर होता है, अशुभ फल प्रदाता हो जाता है, तो चंद्रमा से 11वें 3 भाव में ही भेद होता है, मतलब कि परिहार हो जाता है। जैसे कि 5वें भाव में गोचर करे, 9वें भाव में गोचर करे या 12वें भाव में गोचर करे तो परिहार होता है। कब? तो चंद्रमा से 11वें भाव में कोई ग्रह हो, यदि 5वें भाव में मंगल है तो चंद्रमा से 11वें भाव में कोई ग्रह हो, यदि चंद्रमा से 9वें भाव में मंगल हो तो चंद्रमा से 6ठे भाव में कोई ग्रह हो, यदि चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल है तो चंद्रमा से 3रे भाव में कोई ग्रह हो तो वाम भेद हो जाता है, यानी कि परिहार ही नहीं होता है, या विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है? विपरीत राजयोग का निर्माण। हाँ जी, यानी कि शुभ फल प्रदाता हो जाता है। तो चंद्रमा से 11वें भाव में, इसमें राहु केतु को भी लेंगे, तो चंद्रमा से 11वें भाव में है कि नहीं राहु? है गुरुजी। यह गोचर की कुंडली है, यानी कि कुंभ राशि में अभी राहुदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी, तो शुभ फल प्रदाता हो गए। हो गए। अब देखा जाए कि हम लोगों ने कल ही कक्षा में यह चर्चा किया था कि जब भी मंगल की दशा चलती है तो चोट, दुर्घटना इत्यादि होती है, या आकस्मिक कोई से कुछ होना, किसी कार्यों में रुकावट। चोट का मतलब केवल शारीरिक चोट ही नहीं, वह जिस भाव में है उस भाव से भी संबंधित। तो 5वां भाव जो होता है वह कार्य का नुकसान का होता है, कार्य के नुकसान का, यानी कि 10म से 8वां भाव हो जाता है ना। चंद्रमा से 10वां भाव, चाहे जिस भाव का विचार किया जाए तो उस भाव से 10वां भाव, चंद्रमा का विचार किया जाए तो चंद्रमा से 10वें भाव का विचार। जैसे कि सभी पुस्तकों में वर्णित है, चाहे वो बृहत्पराशर होगा शास्त्रों, फलदीपिका हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो। हमारे पास में तो मुख्य रूप से यही 2 पुस्तक हैं, हम इसी 2 पुस्तकों का बार बार नाम लेते हैं। और 2-3 पुस्तकें हैं, तब बहुत पुरानी है, बाबा के जमाने की है अधिकांश। वो 3 पुस्तक में तो 2 पुस्तक केवल संस्कृत में ही है, आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। बड़े, वो भी संस्कृत के शब्द बड़े गुरु शब्द। एक पुस्तक भाषा टीका है, वो है मनसागरी।
घटेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम कार्यों के लिए देखते हैं कि हमारा कार्य कैसा होगा नहीं होगा, तो यदि चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा मजबूत है, तो चंद्रमा से दशम भाव का भी विचार किया जाता है कार्य के निर्धारण के लिए। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जी किया जाता है। तो फिर चंद्रमा से 10वें का 8वां भाव कौन होगा? चंद्रमा से 5वां भाव। यदि चंद्रमा से 10वें भाव को अगर कार्य क्षेत्र लिया जाता है, तो यहां से चंद्रमा के 10वें का 8वां भाव 5वां होता है, चंद्रमा से 5वें हो। तो 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह या 5वें भाव के स्वामी की जब दशा चलती है, तो उस समय कुछ उथल पुथल होता है, कार्यों में बदलाव होता है, या आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना। अगर भाव खराब हो तो पतन या नुकसान या समस्याएं या कार्यों में, नौकरी में व्यवधान इत्यादि। अगर स्थितियां शुभ हो तो अच्छा परिवर्तन, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। 8वां भाव परिवर्तन का है, पतन का नहीं। 8वां भाव परिवर्तन का, बदलाव का। बदलाव का है, पतन का नहीं। 12वां भाव पतन का है, समाप्ति का है, क्योंकि वहां पर जीवन ही समाप्त हो जाती है, सांस वहां पर रुक जाता है, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अस्पताल में भर्ती का है, यानी कि जब बीमारी एकदम हाई क्वालिटी में चला जाएगी, अब नहीं, अब पेट पर ही जाना है, तब 12वां। दुनिया भर में दिन भर आदमी गलतियां करता रहता है, गलती करता रहता है, क्षम्य हो जाने वाला है तो ठीक है, नहीं तो जब गलती क्षम्य नहीं होना है, सजा सुना दिया गया, तो जेल भी 12वां भाव है, यानी कि अंतिम प्रक्रिया है ना। 12वां भाव अंतिम स्थिति, लेकिन यह 8वां भाव परिवर्तन का है। तो यहाँ पर मंगल का जो है क्या हो गया, यह वाम भेद भी हो गया, यानी कि वेद का परिहार हो गया, बुरे फल का परिहार हो गया, शुभ फल में आ गया। चंद्रमा से शुभ भाव है, मंगल यहाँ पर अपने अच्छी राशि में है, गोचर में। एवं अब इस मंगल से 11वें भाव में सूर्य गुरु इसके मित्र हैं, यानी कि मंगल क्या करता है? 11वां भाव क्या है? इच्छा है। मंगल से केंद्र में शुभ ग्रह भी है, मंगल के दोनों तरफ शुभ ग्रह गोचर में भी। अभी खैर चंद्रमा आगे चले गए होंगे, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ थे तब की बात करते हैं, ऐसे लगभग हफ्ता 10 दिन पहले की बात। तो अभी जो समय चल रहा है इस जातक का, जो हम लोगों ने चर्चा किया मंगल का, कि लगभग 25-26 जून से 24-25 जुलाई तक, 25-26 जून से 25 जुलाई तक जो 28-29 दिन का समय हुआ, यह सामान्यतः उनके लिए, यहाँ पर जो मंगल के लिए जो दशा जो बतलाया गया, दिन दशा जो दुर्घटना वाली या जो वाली, या तो यह अच्छी स्थितियां ही इनके जीवन में आया, कार्य के बारे में कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिला। कोई भी व्यवधान वाली बातें नहीं हुई, ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे वह चिंतित हो सके। कुछ न कुछ एक आध कार्य ऐसे हुए जरूर होंगे जिसमें कार्यों में खुश होने की जो बात होती है पूरे होने, विषम परिस्थितियां नहीं आई। अगर यही मंगल से 11वें भाव में अगर राहु नहीं होते, तो वाम भेद नहीं होता, तो क्या होता? कार्यों में समस्याएं, चाहे ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाना, आनाकानी हो जाना, क्योंकि मंगल दो लड़ाई झगड़े के भी तो कारक है। अब चंद्रमा से 5वां भाव तो चोट का तो नहीं है ना? नहीं। 8वां भाव चोट का हो सकता है, 12वां भाव हो सकता है,
लेकिन चंद्रमा से 5वां भाव तो चोट का नहीं हो सकता, दुर्घटना का नहीं है, घाव का नहीं है, लेकिन चोट लग सकता है। तो किसमें? तो जिस भाव से 8वें है, तो कार्य भाव से 8वें हैं, तो नौकरी में चोट, नौकरी में दुर्घटना, यानी कि वहां पर थोड़ा सा नीचा ऊंचा हो जाना इत्यादि। तो अब जिस व्यक्ति ने अभी कहा है कि हमारे लड़के की उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो क्या वो व्यक्ति तो कुछ ना कुछ आपके लड़के काम कर रहे होंगे। तो इधर पिछले महीने में पिछले 1 महीनों में कार्यों के मामले में उन्होंने आपसे कुछ कहा है कि हाँ माँ, हाँ चाची, थोड़ा सा स्थिति अच्छी है, ऐसा उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है? बातचीत तो होती जी है। गुरुजी, थोड़ा उतार चढ़ाव तो था बीच में, पर कभी छोड़ दूं कभी कर लूं, इस तरह सा मन संशय में जो रहता है। पर इस वक्त अभी एट प्रेजेंट 2-3 दिनों से वो लाइन पर आ गया, थोड़ा ठीक है, मन जो उसका स्थिर हो गया। तो अब यह जो है, जो हमने दीन दशा पर जो चर्चा किया, क्या प्रभावी हुआ सूत्र या नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। हम लोगों का कहने का मतलब है कि कक्षा का काम ही यही है कि कक्षा में कोई भी वास्तविक कुंडली पर जो नियम हम लोग पढ़ लें, उस नियम पर वास्तविक रूप से हम सबों को कोई ना कोई एक वास्तविक कुंडली पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वास्तविक कुंडली पर हम लोग चर्चा नहीं करते क्लास में, लेकिन वैसे चर्चा जो किए जा सकते हैं वैसे। तो मंगल देव हो गए 25 जून से, लगभग 25-26 जून से लेकर 25 जुलाई के आज तक मंगल हो गए, यानी कि 26/6 से 24-25 तक मंगल देव। लगभग 1 महीने 28-29 दिन जो भी हो जाए, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। फिर इसके बाद में बुध देव, तो यदि यहाँ पर 24 हो गया तो 25-7 से लेकर अब ये 56-57 दिन है, तो 21-22 सितंबर तक जाएगा। तो बुध देव की जब भी दशा अगर आएगी, तो बुध देव के गोचर को उस समय देखेंगे कि बुध देव गोचर में कहाँ है। गोचर के हिसाब से क्या वह सुफल देने वाले हैं, सुफल देने वाले हैं। यदि सुफल देने वाले हैं तो अच्छी बात है, सुफल देने वाले भाव में है तो अच्छी बात। लेकिन 56 दिन तो चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं, मेष राशि में है बुध। तो वो लग्न कुंडली की बात छोड़िए, वह अब गोचर के जब फलदेश हम लोग करेंगे तो चंद्रमा से किस भाव में, जन्म के चंद्रमा से गोचर का बुध किस भाव में है उसको देखेंगे कि किस भाव में वह अच्छे फल देते हैं। तो चंद्रमा के लिए किस भाव में अच्छे फल देते हैं चंद्रमा, आप लोगों को याद है ना? बुध की चर्चा हो रही है ना कि बुध देव किस भाव में अच्छे फल देते हैं चंद्रमा से? 2, 4, 6, 8, 10, 11। हाँ जी, अगर चंद्रमा से इन भावों में गोचर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे। अगर बुध देव चंद्रमा से अशुभ भाव में भी, अगर पहला भाव में हो, तीसरा भाव में हो, 5वां भाव में हो, 9वां भाव में हो, 12वें भाव में हो, गोचर कर रहे हो और उनका वेद हो रहा हो, वाम वेद हो रहा हो, तो भी अच्छे फल देंगे। तो अब दिन दशा के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे? यह तो बातें स्पष्ट हो गई ना। कि इस पर अभी कुछ और चर्चा होना बाकी है? गुरुजी एक चीज और पूछना था कि हमने जैसे मंगल देव का करा कि यहाँ तो ये मित्र राशि में बैठे हैं और इनका परिहार भी हो रहा है। मान लो परिहार हो रहा है और ये शत्रु राशि में बैठे हैं, तो तब तो थोड़ा कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, थोड़ा कमी हो जाए, नहीं फल तो अच्छा ही दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा कम गड़बड़, मतलब गड़बड़ तो थोड़ी होगा ही गड़बड़ के होगा। साथ अच्छा फल देंगे। हाँ, थोड़ा अगर वहीं परिहार नहीं हो रहा होता, वेद नहीं हो रहा होता, तब फिर बुरे फल देते,
तो इनकी स्थितियां, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ उन्होंने कहा था कि यहाँ भी कार्यों में पीछे कुछ ही समस्याएं आई थी या हल्का फल्का, अगर यही मंगल का वाम भेद नहीं हो रहा होता, परिहार गोचर में नहीं हो रहा होता, तो अभी क्या समस्या थी कार्यों में, थोड़ा जो और ज्यादा वही समस्याएं थोड़ा बढ़ गया होता। समस्याएं बढ़ जाना वह भी तो दुर्घटना ही है ना। जी जी गुरु जी। तो अब तो दशाओं पर आधारित बात समाप्त हो गई, आगे बढ़ा जाए। जी अब इसके बाद में 12वें भाव, चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई भी ग्रह गोचर करता है, चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह गोचर करता है, तो वह अपनी कारकत्वों के सहारे खर्च करवाता है, व्यय करवाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और 12वां भाव खर्च। अभी जिनका चंद्रमा की बात की जाए कि चंद्रमा मेष राशि में, तो गोचर में शनिदेव 12वें हो गए। अब जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही थी, इनके लड़के की, तो इनका खर्च पापग्रह है शनिदेव। शनिदेव पापग्रह भी हैं, शनिदेव सेवक भी हैं, और शनिदेव छोटे भी हैं। छोटे का मतलब सेवक और छोटा दोनों संबंध। हमारे कहने का मतलब समझिए कि यदि हमारे जन्म कुंडली में अगर शनि देव 12वें, अगर हमारा मेष राशि की कुंडली है और मीन राशि में अभी शनि देव गोचर कर रहे हैं, तो हमारा शनि कौन हुआ? जो हम काम करते हैं, जितना हमारे पास में जानकारी है उससे कम जानने वाले, या हमसे कम नाम वाले लोग हमारे लिए शनि। यानी कि जिनको हम आदेश आदेश कर सकते हैं, अधिकार स्वरूप हम जिसको आदेशित कर सके, वही हमारे लिए शनि, वही हमारे लिए शनि हो जाएंगे। शनि। तो अब यहाँ पर शनि देव 12वें खर्च हो गया था कहाँ? तो उन्हीं पर खर्च। तो एक तो यह भी हुआ, एवं शनिदेव पापग्रह भी है, तो अच्छे कार्यों में नहीं। यानी कि व्यक्ति का पैसे का खर्च अभी ऐसे जगह पे हो रहा होगा कि जो उनके मित्र मंडली होंगे, जो इनके इतने बड़े नहीं होंगे, उतने प्रतिष्ठित, जितना इनके प्रतिभावान है उतने प्रतिभावानों के बीच में अपने पैसे खर्च नहीं करते होंगे, उनसे थोड़ा कम प्रतिभावान व्यक्ति है, उस पर पैसे के खर्च उनके माध्यम से हो जाते हैं। क्या यह बातें भी लागू हो रही है? जी हाँ, जी जी गुरु जी, बिल्कुल हो रही है। मतलब कि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है, हाँ, तो जितनी ज्यादा और इनकम है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, अभी व्यय भाव 7:30 में शुरू है ना अभी शनि की, ठीक है, वो 7:30 का बात काला चल रहा है। ठीक है। वो तो चंद्रमा से 12वें कोई भी ग्रह होंगे तो वह खर्च अपना उन्हीं धर्म के हिसाब से करवा देंगे। तो ये यदि शनिदेव ही गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव तो वैसे पाप ग्रह खर्च करवाएंगे ही, लेकिन व्यक्ति का खर्च कुछ ऐसे जगह पर भी विशेष होता होगा जहां पे कहा जा सके कि हाँ, इनसे जो कम प्रतिभाशाली व्यक्ति है उनके माध्यम से थोड़े खर्च भी ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि बच्चा आपके साथ में रह रहा होता तो आप बतलाते कि हाँ, खर्चा जी कहाँ गुरु जी, कैसे। ठीक है गुरु जी, साथ में ही रह रहा है। मैंने बोला पहले ही सब कुछ मैच कर रहा है, एक एक चलिए बार जी, ठीक 100%। ऐसे चलिए, ठीक है। बकरी ग्रह यदि गोचर में कोई हो, कोई ग्रह यदि बकरी ग्रह है गोचर में, तो वही लग्न कुंडली के ही नियम लागू हो। सुभग्रह यदि गोचर में बकरी है तो अधिक सुफल प्रदान करते हैं, अगर पापग्रह बकरी है तो अधिक बुरे फल देते हैं। यह सामान्य नियम है, यह लग्न कुंडली के जैसे ही यह भी नियम लागू है।
जन्म कुंडली में अगर किसी भाव में, अब यहीं पे देखा जाए कि गोचर से अशुभ कहां कहां हो रहा है, गोचर से अशुभ कहां कहां हो रहा है। इस कुंडली में तो शनिदेव यहां पर है, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पर हो गई, कलम तरफ तीसरी दृष्टि यहां हुई, 7वीं दृष्टि यहां हुई, 10वीं दृष्टि 12वें भाव, पापाग्रह की दृष्टि लिया जाए। मंगल देव है तो मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ पर, 1 2 3 4, 7वीं यहाँ हो गया, 8वीं तीसरे भाव पर है। और कोई पापाग्रह है? दो ही ग्रहों को लेकर चले, सभी राहु केतु को बीच पर। तो शनिदेव पंचम भाव पर, इस जो पुराना कुंडली है इस कुंडली को हम लोग लिए, पंचम भाव पर शनि की पापाग्रह की दृष्टि हो गई। तो जहां पापाग्रह की दृष्टि पड़ती है गोचर में, तो गोचर के कारण तो यह खराब हो गया कि अच्छा हुआ? खराब हो गया गुरुजी। परंतु नियम यह है, नियम यह है गोचर के फलादेश का कि यदि लग्न कुंडली का शुभ ग्रह जिस भाव को देख रहा हो, नोट करेंगे आप लोग नियम कि लग्न कुंडली का मजबूत शुभ ग्रह जिस भाव को देख रहा हो, उस भाव पर यदि पापग्रह की, गोचर के पापग्रह की दृष्टि पड़ती है, वह दृष्टि प्रभावहीन होती है, वह दृष्टि प्रभावहीन होती है, अशुभ फल प्रदान नहीं करती है। जबकि उस शुभ फल में कुछ ना कुछ विशेष ही देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि जब हम लोग फलादेश करने लगे तो एक है कि हाँ ठीक ठाक, यहाँ शनि की, गुरु जी यहाँ लग्ने शनि हो गए थे, यहाँ लग्न कुंडली में तो शुभग्रह हो गए, इस कारण यहाँ अशुभ बात दृष्टि ठीक है, यहाँ के लिए शुभग्रह विशेष रूप से हो गए, लेकिन सब हम जो बात बोल रहे हैं वह सभी लग्न, सभी कुंडलियों के लिए बोल रहे हैं। सभी कुंडलियों में शनिदेव तो शुभग्रह नहीं होते ना। गुरु जी। यानी कि गोचर में यदि किसी ग्रह का, किसी पापग्रह का जिस भाव पर अशुभ दृष्टि पड़ रहा हो, उसी भाव पर लग्न कुंडली में जन्म के ग्रह के द्वारा शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो यह पाप फल, पापग्रह की दृष्टि प्रभावी बिल्कुल नहीं होती, वह नुकसान नहीं करता। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण नियम यह भी कि शुभग्रह शुभ भाव में जब गोचर करते हैं, यह सामान्य नियम है कि जब शुभग्रह, शुभ ग्रह शुभ भाव में गोचर करते हैं तो थोड़े शुभ फल ज्यादा दे देते हैं, पापग्रह खराब भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे फल। यह नियम लग्न कुंडली के ही जैसे है भी।
अब यहाँ आप पर देखा जाए, हाँ जी, आप ग्रह खराब भाव में गोचर करते हैं तो खराब फल देते हैं। नहीं पापग्रह खराब भाव में, जैसे कि तीसरे भाव में गोचर करे, छठे भाव में गोचर करे, 11वें 11 भाव में, हाँ, तो अच्छा त्रिजा फल दे का देते हैं। अच्छे फल देते हैं। सुभग्रह केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में अगर गोचर कर रहे हैं तो अच्छे फल। यह भी एक नियम है, लेकिन अब चंद्रमा से शुभ भाव हो तब तो, यानी कि उस जो शुभाग्रह है चंद्रमा से भी, वह लग्न कुंडली का शुभ भाव चंद्रमा से भी शुभ भाव दोनों प्रकार से बन जाए तब तो, दोनों प्रकार से बने तो अत्यधिक शुभ फल, अगर एक प्रकार से बन रहा है तो मध्यम फल, दोनों प्रकार से खराब भाव में गोचर कर रहे हैं तो खराब। अब हम लोग चलते हैं कि कौन से ग्रह लग्न कुंडली में पूरे प्रभावी होता है गोचर के प्रभाव। अब जो ग्रह, अब यहाँ पर शनिदेव को ही लिया जाए। शनिदेव लग्न कुंडली में भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मतलब लग्न कुंडली के, जन्म कुंडली के में शनिदेव मीन राशि में, और अभी शनिदेव मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब दशाएं किस ग्रह की है हमें याद नहीं, मालूम नहीं, नोट नहीं किया है। तो जो ही शनिदेव का अंशात्मक मान, शनिदेव का अंशात्मक मान 24 अंश के बराबर होगा, वह क्षण ऐसा आता है कि वह ग्रह सर्वोत्तम फल देता है। वह ग्रह सर्वोत्तम फल देता है। कितने अंश पूर्व से कितने अंश बाद तक, तो जन्म कुंडली के जो अंशात्मक मान है, अगर यहाँ शनिदेव का अंशात्मक मान 24 है तो 24 में कम से कम 2 नवमांश कम किया जाए, 6 अंश ही कम कर लीजिए। 2 नवमांश का हुआ 640, तो 640 नहीं 6 अंश ही कम से कम, तो 6 अंश पहले से लेके 6 अंश बाद तक, यानी कि 30 या 24 अंश है तो 18 अंश से लेकर 30 अंश तक। तो 30 अंश तो यह क्या हो जाता है, यह मीन राशि है, सम राशि हो गया, तो सम राशि में बाल अवस्था में चले जाएंगे पूरे का, यानी कि 28 अंश। तो यही शनिदेव जब गोचर में इस व्यक्ति के कुंडली में शनिदेव 18 अंश तक आएंगे, 18 अंश से इन शनिदेव का फल बहुत अच्छा मिलने लगेगा। शनिदेव वैसे भी लगने से तीसरे भाव में गोचर भी थे, हाँ, और यह लग्न क्या है, चंद्रमा ही है लग्न कुंडली में। लग्न भी चंद्रमा, मतलब चंद्र लग्न भी है और लग्न कुंडली भी है, तो चंद्रमा से तीसरे शनिदेव गोचर में भी है, शुभ भाव भी हो गया। गुरुजी अगर शनि का जन्म कुंडली में अंश जो है वो 21 डिग्री हो, 21 डिग्री हो, तब उसको भी फिर इसी तरह करेंगे जैसे आपने बताया 6 डिग्री पहले 6 डिग्री बाद में। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया आपका पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि यदि शनिदेव या कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जितने अंशों के होते हैं, गोचर में जब ग्रह उतने ही अंशों में आते हैं तो सर्वाधिक फल देते हैं। तो अब 24 अंश क्या है, तो एक्यूरेट 24 अंश के लिए तो कितने देर तक रहेंगे, कुछ देर के लिए रहेंगे, 1-2 दिन के लिए रहेंगे। तो जब उस जन्म कुंडली के अंशात्मक मान के करीब में जितने रहेंगे उतने अच्छे फल देंगे। तो कम से कम 2 नवमांशों को करीब माना जाता है, 5-6 अंशों तक। तो वही हमने यहाँ 24 अंश है, तो 24 में 6 अंश कम, 6 अंश ज्यादा है। शनिदेव लग्नेश भी है,
तीसरे भाव में शुभ फल भी देते हैं। तीसरे भाव में शुभ फल देते हैं। दशा भी शनि की चल रही है। अब यहाँ पर देखा जाए कि जब यह तीसरे भाव में शनिदेव शुभ फल देते हैं तो क्या इनका भेद हो रहा? तो यदि तीसरे में शनिदेव हो, चंद्रमा से तीसरे में शनिदेव हो, तो चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो भेद हो जाता है। यहाँ पर शुभ फल दे रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ 10 नंबर की राशि में 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो जाता तो भेद होता। कोई ग्रह है, यानी कि यह शुभ फल फिर नहीं मिलता। तो चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है तो 10 नंबर राशि से 12वें तो 9 नंबर की राशि, यहाँ पर कोई ग्रह गोचर में है ही। तो जब भी अगर दीन दशा शनि की आएगी, क्योंकि अब शनि देव तो 2.5 साल रहने वाले हैं ना, 2 साल लगभग। अब जी। तो जब शनि की दीन दशा आएगी तब, या यदि अभी विंशोत्तरी दशा में किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है या जिनके माध्यम से मेरे पास में यह कुंडली मिली है, अगर जानते हो तो बोले। गुरु में शनि की चल रही है। गुरु में शनि की चल रही, तो अब देव गुरु से तीसरे भी हैं, अंतरदशा स्वामी से महादशा स्वामी 11वें है, यह भी अच्छा है। तो यहाँ पर तो अभी अच्छी स्थिति है, गोचर से भी अच्छा हो गया और लग्नेश की अंतरदशा चल रही है। लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी तो देवगुरु बृहस्पति है। थोड़े खर्चे उर्चे के साथ में तो साथ में सामान्य स्थिति तो है, यानी सामान्य से थोड़ा बेहतर स्थिति कार्य के मामले, लेकिन उतना बेहतर नहीं कहेंगे क्योंकि महादशा स्वामी 12वें भाव का भी तो स्वामी, अकारक ग्रह भी तो है, और देवगुरु बृहस्पति नीच के भी तो हैं, नीच ग्रह की महादशा भी, नीच के ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में भी है, नीच का बकरी है और बकरी भी है, तो ऊंचके जैसे फल देंगे। अब अंशात्मक मान से 10 नंबर की राशि में छठे 9 मांस में है, तो 9 9 81 81 6 87 12 7 84, और ये 87 में है 3 मिथुन राशि में, छठे भाव में चले गए 9 मांस। 9 मांस में मिथुन राशि में है जो लग्न कुंडली के छठे भाव, उतना उच्च जैसे भी फल नहीं देंगे, विपरीत राजयोग भी उतना प्रभावी नहीं। चलिए जो भी हो, लेकिन हाँ स्थिति उतनी खराब नहीं है कि स्थिति खराब कहा जाए, कुछ न कुछ सुधरता हुआ स्थिति है, कुछ ना कुछ। जब भी हम गोचर से फलादेश करें तो कम से कम 3 ग्रह को गोचर में जरूर फलादेश में रखें, शनि गुरु एवं राहु। यह क्या, तो यदि गोचर में चंद्रमा से गोचर में शनि देव यदि अशुभ भाव में हैं या बुरे फलदाता बन रहे हैं, तो कुंडली के सभी ग्रह, कुंडली के कोई भी ग्रह गोचर में यदि शनि अशुभ हो तो जन्म कुंडली के सभी ग्रह प्रायः अशुभ फल ही देने लगते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए गोचर में शनि का बहुत बड़ा महत्व है। एक दूसरा यह भी सूत्र है जो प्रभावी होता है कि यदि गोचर में देवगुरु बृहस्पति
अगर शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो शनि जैसे भी ग्रह का जो अशुभ, अगर अशुभ भाव में शनि है तो वह पर खत्म हो जाता है। यह बातें समाप्त हो जाती है शनि की अशुभता जब भले गुरु की दृष्टि शनि पर पड़े या ना पड़े। ना पड़े। ना पड़े। तो यह हमने अभी सीखा हम सबों ने कि यदि गोचर में यदि चंद्रमा से शनि अशुभ फलदाता, चंद्रमा से अशुभ फलदाता वाले भाव में बन रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है तो शेष सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। परंतु यदि देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा से ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं कि वह शुभ फल प्रदाता बन रहे हैं तो शनि का शुभ फल भी प्रभावी नहीं होता। गुरु जी ये भी तो हो सकता है गुरु का भी जो शुभ गोचर है उसका वेद हो जाए। अगर शनि शुभ है और गुरु और राहु दोनों अशुभ फलदाता बन रहे हों तो भी अशुभ फल ही मिलता है। यानी कि तीनों में कोई भी दो अच्छे होने चाहिए। शनि, गुरु एवं राहु इन तीनों में से कोई भी दो ग्रह अच्छे स्थिति में होने चाहिए। अगर गुरु और राहु अच्छी स्थिति में है तो शनि अशुभ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि और गुरु ठीक ठाक है गोचर में, राहु खराब कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक गुरु ठीक है, राहु और शनि दोनों खराब है तो खराब ही। शुक्र की उतनी प्रधानता नहीं होती क्योंकि शुक्रदेव राशि जल्दी जल्दी बदलते हैं। देव गुरु बृहस्पति एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, इसलिए प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है। तो वो दशाओं में ही देंगे ना गुरु जी, अगर दशा चल रही होगी तो? नहीं तो तीन ग्रह का मुख्य रूप से लेना है तो तीन ग्रह की दशा हमेशा थोड़ी जल्दी है। शेष और भी तो 5 ग्रह है दशा के लिए ना, या विंशोत्तरी दशा में तो शेष और भी तो 6 ग्रह हैं अगर उन ग्रहों की दशा चल रही हो। मतलब ये गोचर में करेंगे ही फिर, मतलब अगर खराब है तो? तो ग्रहों के गोचर के कारण मनुष्य के जीवन में बड़ा बदलाव होता है। आप लोग यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं काफी उम्र के भी हैं। अब जिनका पुत्र ही संतान ही 40 वर्ष का हो उनका उम्र 60 वर्ष से अधिक अवश्य होगा। तो उनके जीवन में 12-25-60 यह सत्य बातें हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में बदलाव आता है। एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 18 वर्ष के बाद में बदलाव अवश्य आता है किसी न किसी प्रकार से। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 30 वर्षों के बाद में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आता है। यह 3 प्रकार के बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं क्योंकि 12 वर्ष पर राहु देव गुरु बृहस्पति सभी राशि को पार करके दोबारा टर्निंग मारते हैं। तो 12 वर्ष में एक नया अध्याय फिर नया जीवन शुरू होता है। देखिए ठीक उसी प्रकार राहु देव 18 वर्षों में पूरी राशि पार करते हैं, फिर अपना दूसरा चक्कर शुरू करते हैं। तो फिर एक प्रकार से वह भी दूसरा जीवन शुरू होता है। शनि देव 30 वर्षों में सभी राशियों को पार करते हैं तो 30 वर्ष के बाद भी व्यक्ति के जीवन का एक नया जीवन शुरू होता है। तो आज की कक्षा में अब इतना ही, हम यहीं पे आज की कक्षा समाप्त करते हैं। यदि किसी सदस्य को और भी गोचर से संबंधित कुछ प्रश्न हो, अभी तो हम लोग कई कक्षा करेंगे गोचर पर, अभी हम लोगों की कई कक्षा होने वाली है।
तो जब गोचर चल रहा है तो जब तक गोचर समाप्त नहीं होगा तब तक अब दूसरा विषय वस्तु नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो इधर से उधर से इधर हो जाता है, फिर समस्या आया आती है। क्या हमारा कहना कहीं हद तक सही है या गलत है? 100% राइट। जी गुरु जी गोचर को पक्का कर दीजिए।